नमस्कार इंडियन, कैसे बच्चों? सब ठीक हो? क्लास 6 के लिए लेके आए हैं सिक्स का चैप्टर 1, जिसको हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा भी दिया है ताकि वहाँ से भी आप समझ पाएंगे। और आज आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। पहला है सिक्स का पहला चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर दिए हैं। पहला चैप्टर समुदाय अपनी आवश्यकता कैसे पूर्ति करते हैं। तो आप इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि समुदाय किसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता क्या होती है। तो उस लेसन को स्टार्ट करने से बहुत छोटा लेसन है, 2 पेज का है। स्टार्ट करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहना पसंद करता है। अकेले कोई कार्य नहीं कर सकता है, आप सभी जानते हो। एक भोजन भी आपको बनाना है तो उसके लिए आप तैयार नहीं है, अकेले आप नहीं कर पाते हैं। जैसे अनाज उगाना है, अनाज के फसल को काटना है, गोदाम में ले जाना, उसको बनाना है, खाना है, ये पूरी प्रक्रिया के किसानों से लेकर, गोदाम से लेकर, व्यापारी से लेकर एक आपके घर तक जो गृहस्थी एक माँ बना के आपको भोजन देती है, ये पूरी प्रक्रिया आप अकेले स्वतः नहीं कर सकते। इसी तरह आप वस्त्र का भी ले सकते हो, मकान बनाने का भी देख सकते हो। अगर मनुष्य की जितनी हो सकता है वो स्वतः अकेले मनुष्य नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में रहता है। स्वभाव से वो दूसरों के साथ रहना चाहता है। उसकी आवश्यकताओं के कारण वो अकेला नहीं रह सकता। आपकी जो भी आवश्यकता है उसके कारण वो आप अकेले नहीं सकते, क्योंकि वो आप अकेले पूरा नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि कोई व्यक्ति अकेला एकांत जीवन नहीं पसंद करता है। ठीक है, यही कारण है कि समस्त जीवन जाति परिवार में बटी हुई है। तो या तो हम लोग जाति में बटे हुए हैं, या परिवार में, या धर्म में बटे हुए हैं। आदिकाल में जो पारिवारिक जीवन था हम लोग का, मानव अकेला रहता था। आदि मानव इधर उधर भटकते रहते, जानवरों को शिकार करते थे। उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जीव जंतुओं से वो डरता था, ईश्वरीय प्रकोप से डरता था। तो वो धीरे धीरे धातुओं का आविष्कार किया। तांबे का आविष्कार हमने इससे पहले अपने चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 हिस्ट्री का बताया भी थे। फसलों का उत्पादन कैसे शुरू किया, मानव पारिवारिक जीवन को रहना शुरू कर दिया। कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी नहीं कर सकता। भोजन हो, आवास हो, वस्त्र हो, एक व्यक्ति मूल आवश्यकता है। ये व्यक्तियों की क्या है? एक व्यक्ति की मूल आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान। कहा गया है रोटी, कपड़ा और मकान जो है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, जिसको मनुष्य अकेले पूर्ति नहीं कर सकता है। ये है, इन सब की पूर्ति सामाजिक जीवन से ही होती है, मतलब समाज से ही होती है। मानव आज भोजन, आवास, वस्त्र एक लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रहता है। अब इन सब मिलने के बाद भी मनुष्य संतुष्ट नहीं। भोजन मिल रहा है, वस्त्र मिल रहा है, आवास मिल रहा है। अभी देखिए लॉकडाउन में आप सब आपके घर में ही हो, और घर में ही आपको भोजन मिल रहा है, रहने के लिए भी व्यवस्था है, और वस्त्र भी है। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हो, चाहते हो कि घर से जल्द बाहर जाए, लॉकडाउन जैसे खत्म हो हम लोग बाहर जाए। तो इस सब चीज़ से संतुष्ट नहीं है मनुष्य, उस वक्त के ज़माने में मिलने के बाद भी। इसके अतिरिक्त मनुष्य को क्या चाहिए? कुछ आधुनिक शिक्षा, जो आप शिक्षा ले रहे हैं, इस शिक्षा को चाहिए। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। श्रेष्ठ मनोरंजन के आपको कार्यक्रम, जो बच्चों को गेम तो बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो आपको घर में खेलो या घर के बाहर खेलो, बच्चों को खेल अच्छा लगता है। बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। एक अच्छी शिक्षा चाहिए जिससे आप रोजगार कमा सको, पैसा कमा सको। आदि जीवन जीने के लिए विभिन्न अंग माने गए हैं। ठीक है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए। बिजली, बत्ती, सड़क, ये सभी चीज़ हम मनुष्य को चाहिए। इस वजह से कहा गया है कि भोजन, आवास, वस्त्र जो है ये वह समुदाय की मूलभूत आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के साधन भी मनुष्य को चाहिए। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य लोगों की सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है। अब आते समुदाय। समुदाय किसे कहते हैं? एक साथ मिलकर रहना हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम एक समूह या संघ के सदस्य हैं जो एक दूसरे के सहयोग करते हैं। अब आते हैं समुदाय किसे कहते हैं, तो लिख लीजिए। समुदाय लोगों के वो समूह हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे कल्याण का कार्य करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, बदले में हमारा सहयोग चाहते हैं। ये है समुदाय। अब ध्यान से सुनिए। आप जिस परिवार में रहते हैं, आपके माता पिता का आपका पूरा परिवार है, ये आपका फैमिली है। इस तरह अगल बगल के भी बहुत से फैमिली होंगे। इन पूरे फैमिलियों को मिलकर एक समुदाय का निर्माण होता है, एक कमेटी का गठन होता है। इस समुदाय में आपको हर तरह के लोग होते हैं। हो सकता है नाई हो, धोबी हो, एक कर्मचारी हो, एक पुलिस वाला हो, एक वकील हो, एक शिक्षक हो। इस पूरे समुदाय के जितने भी लोग हैं, इन सबको मिलकर एक समुदाय का निर्माण होता है इसका। ठीक है, एक समुदाय में रहने वाले लोग एक सामान्य संस्कृति का हिस्सा है। वो अपने जीवन को अधिक अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे आपको शिक्षा ही चाहिए तो आप अकेले शिक्षा ले सकते हैं, बगैर गुरु के, बगैर किताबों के। तो किताब बनाने वाला कोई होता है, गुरु का ज्ञान आपको चाहिए। तो इस तरह आपको विद्यालय चाहिए। एक आवश्यकता, एक शिक्षा आपको
अकेले नहीं हो सकता, इस लोगों के सहयोग से भी आपको मिल सकता है। अब यूँ कह सकते हैं कि एक से अधिक परिवारों के समूह से ही समुदाय का निर्माण होता है, तो गलत नहीं होगा। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे के सहयोग से ही एक दूसरे का कल्याण करते हैं। समुदाय जो भी होते हैं एक दूसरे का कल्याण करते हैं, चाहे तालाब बनाना हो, नहर है, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे विद्यालय का निर्माण हो, इन सभी कार्यों में मनुष्य का सहयोग जरूरी है। समुदाय में सदस्य सार्वजनिक सुविधाओं को बांटते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं जो आपकी मूलभूत सुविधाएं के बाद आते हैं। एक दूसरे के सुख दुख को भी भागीदारी होते हैं। स्वभाव से मनुष्य बहुत जटिल है, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी इतना क्रोधी हो जाता है, कभी इतना लालची हो जाता है, कभी इतना प्रेमी हो जाता है। हर तरह के मनुष्य के स्वभाव में होता है। फिर भी मनुष्य जो होता है सुख दुख में एक दूसरे को घर बांटता है। कि बर्थडे होता है तो देखो एक दूसरे को आप लोग घर पर बुलाते हैं, किसी की मृत्यु होती है तो आप उनके घरों पर जाके दिलासा देते हैं। ये ऐसा हर तो इस समुदाय में होता है। व्यक्ति की जटिल इसीलिए कहा गया है, मनुष्य के स्वभाव को समझना मुश्किल है। मनुष्य समुदाय में किसान, बुनकर, बढ़ई, लोहार, दर्जी, मजदूर सभी तरह के लोग शामिल होते हैं, तो सभी के स्वभाव को भी जानना चाहिए। इसके बाद है विभिन्न प्रकार के संघ संगठन भी बनते हैं। परिवार है, ग्राम है, समुदाय है, नगर कस्बा, विद्यालय, देश, अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह के बहुत से समुदायों का संगठन होता है जो अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने अपने क्षेत्र में लगे होते हैं। अब आते हैं समुदाय, इनकी आवश्यकता, इनकी सांस्कृतिक आवश्यकता क्या है। तो एक समुदाय ग्राम कस्बे के आधार पर संगठित होता है। ग्राम में, कस्बे में एक अलग अलग समुदाय होता है, जैसे परिवार आपका है, विद्यालय है, आस पड़ोस है, इन सभी को मिलकर एक समुदाय का निर्माण होता है। चित्रकारी मनोरंजन का साधन है। प्रारंभिक दिनों में शिकारी पत्थरों को शिकार करते थे, पत्थरों से चित्रकारी करते थे। मध्य प्रदेश के भीमा बेटिका गुफा में चित्रकारी का अहम उदाहरण प्राप्त होता है, जो हमने आपको सेकंड चैप्टर आदिमानव में बताया था कि चित्रकारी आदिमानव जो आपको मध्य पाषाण काल में करते थे, उसका जिक्र भी कर रहा है। हमारे कल्याण के लिए समुदाय का निर्माण होता है। जो परिवार होते हैं, माता पिता, वो तो हमेशा हमारे कल्याण के, हम गुस्सा भी करते हैं माता पिता पे, फिर भी वो हमारे ही कल्याण करते हैं। तो वैसे ही समुदाय भी होता है, हमसे रूठ भी जाता है तब भी हमारे सुख दुख में वो हमारा सहयोग ही देते हैं। तो इसलिए समुदाय क्या है, एक आपका सुख दुख बांटने वाले लोग होते हैं। अब बताए संस्कृति। संस्कृति क्या है? संस्कृति का अर्थ समुदाय के रीति रिवाज होता है। संस्कृति का अर्थ है समुदाय के रीति रिवाज, विश्वास और कला का प्रचलन होना। संस्कृति संगीत, नृत्य, भाषा, हथकरघा, वेशभूषा, खान पान, त्यौहार आदि का सम्मिलित रूप है। अब संस्कृति क्या है? जैसे पंजाब की अलग संस्कृति, भांगड़ा वहाँ करते हैं, खान पान अलग है, छोला भटूरा, तीखा भोजन, ठीक है। उन वस्त्र अलग है उन लोगों का, पंजाबियों का। इस तरह बंगाली का भी अलग है, गुजराती का अलग है, तमिलनाडु का अलग है, बिहार का अलग है। हर तरह पूरे भारत में संस्कृति का भरमार है। 22 भाषाएँ, भाषा अलग है। हर संस्कृति में भाषा अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, वस्त्र अलग होते हैं। यही आपको संस्कृति। नृत्य अलग होते हैं, सब जगह का नृत्य है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, भांगड़ा है। इस तरह पूरे भारत की अलग अलग संस्कृति है। इन संस्कृतियों को मिलकर अपना देश बना हुआ है, जिसे हम लोग कहते हैं भारत, जहाँ पे सभी संस्कृति के लोग रहते हैं और अपने अपने संस्कृति का बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाने की कोशिश और भरसक प्रयास करते हैं। इसलिए भारत को एक विशाल देश कहते हैं। इसमें विभिन्न तरह के रीति रिवाज है, खान पान है, वेशभूषा है, भाषाएं हैं। लगभग भारत में 22 भाषा हैं बच्चों, और 1500-1600 बोलियां हैं, ठीक है, जो बोली जाती हैं। तो भाषा बोली में अंतर क्या होता है वो हिंदी क्लास में आप समझ लीजिए, नहीं तो कहिएगा तो उस पर भी आपको एक वीडियो बना देंगे, भाषा बोली किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मनुष्य के जो रीति रिवाज है वो क्लाइमेट के अनुसार, मतलब जलवायु के अनुसार चेंज होते रहता है हर दूरी पर। जैसे मरुस्थल क्षेत्र में उनका रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, उनका संस्कृति कल्चर अलग है। ठंडे प्रदेश में संस्कृति कल्चर अलग है, भाषा अलग है, और आपका भोजन अलग है, ठीक है, वस्त्र अलग है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में, ठंडे प्रदेशों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में, सब में अलग अलग संस्कृति कल्चर देखने को मिलता है। तो यही ये देश की विविधता इसे कहते हैं। तो भारत विविधताओं का देश है। क्या है? विविधताओं का देश। क्यों विविधता है? संस्कृति अलग, खान पान अलग, भाषा अलग, रीति रिवाज अलग, पोशाकें अलग, इन सभी चीज़ों में अलग अलग देखने को मिलता है। इसलिए भारत विविधताओं का देश माना गया है। इसके अतिरिक्त कहा जाता है भारत एकता में अनेकता और अनेकता में भी एकता है। मतलब इतने संस्कृति कल्चर, इतने राज्य होने के बाद भी हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय हैं। ये एकता है। और राज्य के अनुसार बटे हुए तो अनेकता भी है, संस्कृति के अनुसार बटे हुए, भाषा के अनुसार बटे हुए, तो ये अनेकता भी है। और लेकिन हम लोग को जोड़ता है, उसे एकता भी कहते हैं।
उत्तर में पृथ्वी प्राचीन स्थलाकृति महत्वपूर्ण है। भारत के मरुस्थल के बारे में पढ़ना है, वृक्ष वन वहाँ पे कैसे होते हैं। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में भाषा, संगीत, नृत्य, वास्तुकला मतलब जो चित्रकारी होते हैं उनके बारे में, वेशभूषा, खान पान, देवी देवताओं को जो पूजा सब भारत में पूरा क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति होता है। भारत में दो संगीत नृत्य प्रदर्शन एक ढंग जैसा नहीं होता है। जैसे आप उस संस्कृति नृत्य का भी देख लीजिए। भारत के प्रत्येक राज्य में एक विभिन्न भाषा प्राप्त होता है, एक विभिन्न संगीत होता है, गान लेखन गायन सब चीज़ अलग होता है, त्यौहार अलग होते हैं। हर जगह पे देखो विवाह के कार्यक्रम अलग तरह के दिखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान अलग होते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ये सभी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है जो हम लोग समुदाय में मनाते हैं। अब राज्य के कुछ नृत्य दिया गया है। भरतनाट्यम यह है तमिलनाडु में, उड़ीसा का ओडिसी, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है, मणिपुर का मणिपुरी है, केरल का कथकली है और पंजाब का भांगड़ा है। ये आपको कुछ नृत्य जो होते हैं, जो 6 शास्त्रीय नृत्य हैं, इसको हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है, आप इसके बारे में जान लीजिए। अब आते हैं गाँव के जीवन में परिवर्तन कैसा है, गाँव में परिवर्तन की चुनौती। कहा जाता है भारत गाँव का देश है। देश की 70 से 75% जनसंख्या गाँव में वास करती है, जो कृषि कार्य करती है, ठीक है। और वो कृषि करने के लिए मजबूर नहीं है। पहले हमारी जो कृषि है वो परंपरागत कृषि चलती थी। इस कारण वहाँ पर पहले के ज़माने में आदिमानव के बाद जो है नवपाषाण काल में आसानी से कृषि के कारण पर लोग निर्भर थे। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो कृषि से उनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती, जिसके कारण वो अपने आप को खुशहाल नहीं महसूस किया और वो शहरों की ओर पलायन करने लगे। अब शहरों की ओर क्यों पलायन करने लगे, क्योंकि गाँव में जो आवश्यकताएं थी वो नहीं मिल पाती थी। क्या आवश्यकता है, बिजली है, बत्ती है, उन बच्चों को शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है, ठीक है, मनोरंजन के साधन है। हर क्षेत्र में बच्चों को अपना अच्छा करना चाहते हैं। एक किसान भी चाहता है कि उसके बच्चे एक अच्छा नौकरी करने वाला हो, एक अच्छा मालिक बने, जिसके कारण वो गांव से शहरों को पलायन करते हैं। स्वतंत्रता के बाद गांव का स्वरूप काफ़ी परिवर्तन में आया है। आज ग्रामीण भारत में बदलाव के अच्छे चिन्ह दिखाए हैं। अब आते हैं यहाँ पे जिक्र कर रहा है पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना क्या है, भारत के परम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। कब किया गया था, क्यों किया गया, ये अभी आपको महत्वपूर्ण नहीं है, वो आप क्लास 8 में पढ़ना है, वहाँ पे आपको बता देंगे। तो पंचवर्षीय योजना जो लागू किया गया था, इसमें हर गांव के क्षेत्र को सुधारना है, वहाँ पे बिजली के से लाना है, वहाँ पे आपको कृषि के क्षेत्र को डेवलप करना है, वहाँ पे पशुपालन, दूध उत्पादन, इन सब क्षेत्रों को बढ़ाना है, नलकूपों सिंचाई की व्यवस्था करना है, सड़कों का अच्छा करना है, इन सभी की व्यवस्था करना था पंचवर्षीय सिद्धांत में, जो हर 5 साल के लिए बदलते रहते थे, जो इसके कारण गांव का स्ट्रक्चर ही बदल जाए और वो शहरों को दिखें। इसके बाद पढ़ना है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है, जिसकी जिक्र कर देते हैं कि हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में से पहले भारत में एक अकाल आया था, जिसे कहते हैं सूखा। इस सूखे में भारत के बहुत से खाद्यान्न नुकसान हो गए थे, फसल खराब हो चुके थे, भारत में भुखमरी की नौबत आ चुकी थी। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा विदेशों से उन्नत किस्म के बीजों को, अच्छी किस्म के बीजों को विदेशों से मंगाया गया और गेहूं के बीजों को पार्लियामेंट, उसके बाद पंजाब हरियाणा में इसकी खेती की गई, जिसके बारे में देखा गया कि यहाँ पर पैदावार ज़्यादा हो रहे हैं और इसी को कहते हैं हरित क्रांति। तब से भारत में हरित क्रांति जो गेहूँ के क्षेत्र में आया, पंजाब हरियाणा उसका अग्रणी माना जाता है, इसलिए पंजाब हरियाणा में गेहूँ की पैदावार ज़्यादा होती है बच्चों। तो हरित क्रांति की कहाँ पर आया, पंजाब और हरियाणा में, किस फसल के लिए, तो गेहूँ की फसल के लिए। इसके साथ ही साथ वहाँ पे कुछ चीज़ों में बदलाव हो गया। परंपरागत कृषि के साथ साथ ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, यांत्रिक उपकरण, सिंचाई के आधुनिक तरीके, इन सब का भी प्रयोग होने लगा, ठीक है। और गांव में भी निरक्षरता को दूर करने के लिए विद्यालय को खोला जाए, महिलाओं को शिक्षित किया जाने लगा, उन्हें भी वोट देने का अधिकार मिला। कस्बों और नगरों के अब चुनौती, अब शहर में क्या चुनौती है, तो शहर में चुनौती कि बड़े क्षेत्र में लोग, ये क्षेत्र तो नहीं, बड़े क्षेत्र में तो कृषि हो रहा है, लेकिन एक छोटा सा क्षेत्र जो शहर और नगरों का है, जहाँ पे जनसंख्या अधिक है और रहने खाने की किल्लतें हैं, वहाँ पे शिक्षित की संख्या ज़्यादा होती है, अशिक्षित की ज़्यादा होती है। यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि होती है, शुद्ध जल, विद्युत, विद्यालय, अस्पताल, इन सब की मांगें ज़्यादा होती है, बेरोजगारी भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा सड़कों पे गाड़ियाँ दिखने के कारण पर्यावरण में प्रदूषण भी देखने को मिलता है। इन ये सारी समस्याएं आपको कस्बों में, नगरों में देखने, नली गली की सुविधा नहीं हो पाती, पानी निकालने का निकासी सही नहीं हो पाता है, लोग अपने घर तो बना ले लेकिन पानी निकासी नहीं कर पाते, अपनी
खुशी के लिए बैंड बाजा ये सब बजाते रहते, ध्वनि प्रदूषण ये सब करते। तो ये सब नगरों की समस्या है। इनकी चुनौती क्या है? इन सभी समस्या को ख़त्म करना, नगर कस्बों के जो आपको होते हैं, तो ये नगर के जीवन को चकाचौंध प्रभावित, इसी कारण लोग गाँव से लोग शहरों को पलायन करते हैं। इसके तो आपको शहर जो होते हैं बहुत भीड़ भाड़ वाले होते हैं, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं मिल पाता है, गंदे जल का निकास होता है, बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा होती है। शीघ्रता बढ़ती जनसंख्या, अच्छी सुविधाओं को सभी को मिलना चाहिए। इस चैप्टर में अपने इतना ही था, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप ये समझ लीजिए गाँव के लोग जो खुशहाल थे वो शहरों को जाकर ये बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। ठीक है, चकाचौंध की दुनिया में। अब आपके लिए होमवर्क रहेंगे, इसके 4 क्वेश्चन रहेंगे। पहला है संस्कृति क्या है, दूसरा है समुदाय की आवश्यकता क्यों होती है, तीसरा है मानव का स्वभाव जो है वो जटिल क्यों है, मानव स्वभाव जटिल क्यों, 3 क्वेश्चन हुआ। और चौथा क्वेश्चन है भारत में भिन्न संस्कृतियों पर एक लेख लिखना है कि भारत में कौन कौन सी संस्कृति है, 1-2 भाषा, 1-2 नृत्य, इन सब के बारे में एक लेख लिखना है। आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों। गुड बाय बच्चों।